हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेके आए हैं आज आपके लिए जापान का संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जापान के संविधान का विकास किस तरह से हुआ था, जो हमने पढ़ चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। हम अब पढ़ रहे हैं जापान के संविधान की विशेषताएं, यानी जापान के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जापान के संविधान की विशेषताएं। अगर हम सिंपल देखें जापान के संविधान की विशेषताएं, तो पहला है जन प्रभुता पर आधारित संविधान, यानी कि यह संविधान है वो जनता की इच्छा पर आधारित है, यानी जनता के द्वारा वहां पर निर्वाचित सदस्य भेजे जाते हैं और उन्हीं ने इस संविधान को मान्यता प्रदान की है, यानी जन प्रभुता पर आधारित है, यानी जनता की प्रभुता का सम्मान करने वाला यह संविधान है। अगर इसके पहले पॉइंट को देखें, जन प्रभुता पर आधारित संविधान में जापान का संविधान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, यानी जापान का जो संविधान है वो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद वहां पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया था और जापान में का जो संविधान है उस कारण से अमेरिकी अधिकारियों ने तैयार किया था। इस कारण से, यानी कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार करने के कारण से कुछ लोग इसे जापानी लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया संविधान कहते हैं, यानी कि कुछ लोग इसे जापान के लोगों पर अमेरिका द्वारा बलपूर्वक थोपा गया संविधान कहते हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है। लेकिन यह दृष्टिकोण बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, यानी कि यह दृष्टिकोण जो है, यह मान्यता है वो बिल्कुल गलत है कि जापान के लोगों पर अमेरिका ने इस संविधान को थोपा है। यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आगे देखें तो जापान का संविधान अमेरिकी और भारत की भांति जन प्रभुता पर आधारित संविधान है, यानी भारत का संविधान जो जनता का संविधान है, अमेरिका का संविधान जो जनतंत्र के ऊपर आधारित संविधान है, उसी तरह से जापान का जो संविधान है वो भी भारत और अमेरिका की तरह जनतंत्र पर आधारित है, यानी लोकतंत्र को मानने वाला संविधान है। इसके अलावा आगे बात करें तो इसके अलावा जनता द्वारा निर्वाचित डायट ने इस संविधान की पुष्टि प्रदान की है, यानी कि भारत में जिस तरह से संसद काम करती है उसी तरह से जापान में डायट है। तो जापान में डायट है, डायट में वह लोग जाते हैं जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी जापानी जनता जिनको निर्वाचित करती है वह लोग डायट में जाते हैं और इस डायट ने इस संविधान को मान्यता दी है, यानी पुष्टि प्रदान की, यानी कि इस संविधान को मान्यता दी। इस कारण से यह जनता द्वारा निर्मित संविधान के समान ही है, यानी डायट में जनता द्वारा निर्वाचित लोग जाते हैं, उन लोगों द्वारा इस संविधान को मान्यता दी गई है। इस कारण से इसे जनता द्वारा निर्मित संविधान या जनता द्वारा निर्मित संविधान के समान ही माना जाता है। जनता द्वारा निर्मित संविधान के समान ही माना जाता है। तो जन प्रभुता पर आधारित संविधान से मतलब है लोकतंत्र पर आधारित संविधान, यानी वह संविधान जो लोकतंत्र का सम्मान करता हो, ऐसा संविधान, जो कि जापान का संविधान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया। इस कारण से कुछ लोग इसे अमेरिका द्वारा जापान पर थोपा गया संविधान के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह जो लोगों का दृष्टिकोण है वह गलत है, क्योंकि जापान का संविधान भी अमेरिका और भारत की तरह ही लोकतंत्र पर आधारित है, यानी जन प्रभुता का सम्मान करने वाला है। इसके अलावा जनता द्वारा निर्वाचित जो डायट है, यानी कि जापान की जो संसद है, संसद को डायट कहते हैं, डायट ने इस संविधान को मान्यता प्रदान की, यानी डायट ने भी इसको मान्यता दी है। इस कारण से यह जनता द्वारा निर्मित संविधान के समान ही, यानी जनता द्वारा निर्मित जो संविधान होता है उसी के समान जापान का संविधान है। अगर आगे बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में, यानी जापान के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डायट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में, यानी सारी शक्ति जनता के हाथों में है और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं, यानी जापान के संविधान को स्थापित करते हैं। सरकार जनता की पवित्र अमानत है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार जनता की पवित्र अमानत है, जिनकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है, यानी जनता ने उनको सत्ता प्रदान की है।
जिसकी शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जाएगी, यानी जनता जिन्हें निर्वाचित करेगी वही उस शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यह संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो पहला हमारा विशेषता देखी तो हमने जन प्रभुता पर आधारित संविधान कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान जापान का संविधान है। लिखित संविधान है और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि देश के समान ही जापान का संविधान भी एक लिखित संविधान है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और भारत आदि जो देश हैं उनके समान ही जापान का संविधान भी लिखित रूप में है, यानी जापान का संविधान भी लिखित रूप में, लेकिन भारत का संविधान संक्षिप्त नहीं है, विस्तृत है, जबकि जापान का संविधान संक्षिप्त है। तो लिखित संविधान जैसे यूएसए का लिखित है, फ्रांस का लिखित है, भारत का लिखित है और भी अन्य कई देश है जिनका लिखित संविधान है, उसी प्रकार जापान का संविधान भी एक लिखित संविधान है। जापान के संविधान में कुल 11 अध्याय हैं और 103 अनुच्छेद है, यानी 11 चैप्टर्स हैं और 103 आर्टिकल्स हैं। तो 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद है। संपूर्ण संविधान लगभग 20 पृष्ठों में समाप्त हो जाए, यानी 20 पेज का ही सिर्फ संविधान है। इतना छोटा संविधान है कि इस पूरा संविधान 20 पेज में ही समाहित है और इस संविधान को 1 घंटे में आप पढ़ सकते हो, यानी 20 पेज है तो आप 1 घंटे में इसे पढ़ सकते हो। तो इतना छोटा एवं संक्षिप्त संविधान जापान का है। तो 11 अध्याय है और 103 अनुच्छेद है और संपूर्ण संविधान सिर्फ 20 पृष्ठों का है जिन्हें हम 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इन 11 अध्यायों में कौन कौन से अध्याय किस किस से रिलेटेड हैं। तो हम 11 अध्यायों की बात करते हैं आगे कि पहला अध्याय किससे रिलेटेड है, दूसरा किससे और तीसरा किससे। तो हम इन अध्यायों की बात करते हैं। अगर अध्यायों की बात करें, लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान में हमने पढ़ा था कि 11 अध्याय हैं। 11 अध्यायों की बात करें तो पहला अध्याय है सम्राट की स्थिति, यानी जापान के सम्राट की स्थिति क्या होगी, यानी उसके पास क्या अधिकार होंगे और क्या शक्तियां होगी, इसके बारे में हम पहले अध्याय में अध्ययन करते हैं। दूसरा अध्याय है युद्ध परित्याग का, यानी युद्ध छोड़ने का, युद्ध परित्याग यानी कि युद्ध को छोड़ने का से संबंधित अध्याय है। तीसरे अध्याय में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। चौथे में डायट का, यानी जापान की संसद जिसे डायट कहते हैं उसके बारे में है। पांचवा कैबिनेट का, यानी जापान की जो कैबिनेट होगी उसके क्या अधिकार और शक्तियां होंगी उसके बारे में है। और छठा न्यायपालिका से संबंधित है। सातवां वहां की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है। और आठवां है स्थानीय स्वशासन, यानी वहां पर जो गांव है या शहर है या जिले हैं उनके स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है वो 8वें अध्याय में। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है या अनुच्छेद में कोई संशोधन करना है तो 9वां अध्याय संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और 10वां है संविधान सबसे ऊंचा, यानी संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है। संविधान से ऊपर कोई भी नागरिक नहीं है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता को मानता है। और 11वां अध्याय पूरक अनुच्छेद है, यानी कि पूरक अनुच्छेद का अर्थ है कि इस संविधान के बनने के बाद अगर कोई नया अनुच्छेद जुड़ा है तो वो 11वां पूरक अनुच्छेद के रूप में है। तो इस तरह जापान के संविधान में 11 अध्याय हैं और पहले से 11 तक किस किस से रिलेटेड है ये मैंने बता दिया है आपको। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात करें हम संविधान की सर्वोच्चता। तीसरी अगर विशेषता है तो संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है। संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार से, तो भारत और संयुक्त राज्य के संविधान के भांति जापान में भी संविधान की सर्वोच्चता को माना गया है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में जो है वो संविधान की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है, उसी प्रकार से जापान में भी संविधान की सर्वोच्चता को माना गया है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन
का जो व्यवस्था है वो भी जापान में की गई है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत जापान में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि कानूनों की वैधता की जांच कर सके और यदि कोई आदेश या कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर सके। यानी कि भारत और अमेरिका की तरह जापान को भी संविधान की सर्वोच्च, यानी जापान के संविधान में भी संविधान को सर्वोच्च माना गया है और इस व्यवस्था संविधान को सर्वोच्च करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी जापान के संविधान में दिया गया है। यानी कि न्यायाधीश या कोर्ट या न्यायालय इस बात की जांच करें कि कौन सा जो कानून है वो नागरिकों के लिए हितकारी है या अहितकारी, इस बात का निर्णय न्यायालय कर सकता है और न्यायालय ऐसे कानूनों को जो नागरिकों के हित के लिए अहितकारी है उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होने के कारण ही न्यायाधीशों को ये अधिकार मिला है, ताकि वो लागू कानूनों को फिर से जांच के लिए देख सके और वो जनता के लिए हितकारी है या अहितकारी इस पर निर्णय ले सके। अगर अहितकारी है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी संविधान पूर्ण रूप से सर्वोच्च रहेगा, यानी संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी न्यायपालिका से ऊपर भी हमारा संविधान रहेगा। यानी जापान की जो संविधान है उसमें संविधान को सर्वोच्चता दे रखी है। अगर देखें कठोर संविधान की बात करें तो भारत की तरह ही जापान में भी संविधान कठोर है। संक्षिप्त संविधान है और कठोर संविधान है। यानी कि जापान का संविधान लिखित और एक कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें जो संविधान या कानूनों के संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, इससे अलग विशेष प्रकार के कानून निर्माण की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो कानून बनाना है वो साधारण रूप से नहीं बन सकता, कानूनों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहा जाता है। जापान का संविधान कठोर संविधान इसलिए भी कहलाता है क्योंकि जापान के संविधान में संविधान संशोधन संबंधी जो प्रक्रिया है वो सामान्य नहीं, एक विशेष प्रक्रिया है। एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई संशोधन करना है तो जापान में डाइट के दोनों सदनों, यानी भारत की जो संसद होती है उसी प्रकार जापान में डाइट होती है, तो डाइट के दोनों सदनों द्वारा उस प्रस्ताव को अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत या उससे अधिक बहुमत से पारित करना होता है। डाइट में पारित होने के बाद उस प्रस्ताव को जनता के बीच भेजा जाता है और देखा जाता है कि उस प्रस्ताव को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। अगर जनता का बहुमत उस प्रस्ताव के साथ है तो फिर उसे सम्राट के पास भेज दिया जाता है और सम्राट यह घोषणा कर देता है कि यह प्रस्ताव आज से जापान के संविधान का अंग बन गया है। तो इस कारण से यह एक कठोर संविधान है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की वो बहुत जटिल है और जटिल होने के कारण इसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। अगर देखें तो पांचवा है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। जिस तरह भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उसी प्रकार से जापान के संविधान में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर अगर जापान के संविधान में देखें तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में अनुच्छेद 10 से लगाकर अनुच्छेद 40 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए तथा कर्तव्य दिए गए। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार जैसे अधिकार इन्हें दिए गए। जो भारत में दिए गए लगभग वही मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जापान में भी इन्हें दिए गए। यानी नागरिकों को जापान का संविधान मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को भी प्रदान करता है। अगर छठा देखें तो एकात्मक शासन, यानी एकात्मक शासन यानी एक पक्षीय शासन। मेईजी संविधान के भांति जापान के वर्तमान संविधान में जापान की एकात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की तरह ही जापान की जो शक्तियां हैं, यानी जापान के संविधान की जो शक्तियां हैं वो केंद्र को प्रदान की गई है। यानी सारी शक्तियों का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जाता है और केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा एवं कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियों को इकाइयों को भी दे सकता है। यानी कुछ
कुछ इकाइयों को भी दे सकता है, वरना सारी शक्तियां एकात्मक शासन यानी एक पक्ष के पास है, यानी केंद्र के पास रहती है। केंद्र शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए कुछ शक्तियां इकाइयों को भी प्रयोग करता है, और लेकिन इन इकाइयों की शक्तियों का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, और समस्त देश के लिए कानून निर्माण एक ही डाइट या संसद द्वारा बनाया जाता है, और सारे देश पर शासन संचालन एक ही मंत्रिमंडल करता है। यानी कि जापान में जो शक्तियां दी गई है, ग्रेट ब्रिटेन में जिस तरह से एकात्मक शासन है, उसी तरह से जापान में जो सारी शक्तियां दी गई है वो केंद्र के पास रहती है। केंद्र शासन को सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ शक्तियां इकाइयों को दे सकता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन सारा नियंत्रण उस पर भी किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। यानी केंद्र सारी व्यवस्था को संभालेगा, इसलिए यहाँ पर एकात्मक शासन कहा जाता है, क्योंकि सारी शक्तियां एक केंद्र के पास ही स्थित है और वो ही सारा शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाता है। यानी डाइट के पास ही सारी शक्तियां निहित है, और डाइट ही कानून का निर्माण करती है, कानून को लागू करती है। इस तरह डाइट पूरे जापान पर अपना शासन चलाती है। संसदीय शासन की बात करें तो यहाँ पर जो संविधान लागू किया था वो अमेरिकियों द्वारा किया गया था, जापान का संविधान। लेकिन अमेरिका ने अपने देश के समान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं की, जबकि ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन व्यवस्था लागू की। यानी अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका के लोगों ने ही जापान का संविधान का निर्माण किया था। फिर भी यहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लागू न करके इन्होंने ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। तो शासन व्यवस्था का जो प्रधान होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का होता है, और कार्य करने वाला होता है प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो मेन प्रधान होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में होती है। तो जिस तरह अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र का नहीं होता। उसी तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है, और सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो जापान में भी वास्तविक शक्तियां जो है मंत्रिमंडल में निहित है, और सम्राट सिर्फ कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से जापान में सम्राट होता है, वो कि नाम मात्र का प्रधान होता है, और सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। और भारत में करते हैं तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए डाइट का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी प्रधानमंत्री डाइट का सदस्य होना आवश्यक है, और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से ही नियुक्त किए जाते हैं। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया वही है जो कि भारत में स्थित है। जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, उसी प्रकार से जापान का जो सम्राट होता है वो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती है। तो जापान में भी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। जापान में प्रधानमंत्री होता है, वो डाइट का सदस्य होना चाहिए। जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य होता है, उसी प्रकार से जापान का जो प्रधानमंत्री है वो भी डाइट का सदस्य होना चाहिए। और सारा जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उसका निर्माण होना चाहिए। जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करता है, उसी तरह से जापान का प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल का निर्णय स्वयं करता है। यानी अगर संसदीय शासन हो तो एक बात हमें याद रखनी है कि जो प्रधान होगा वो सिर्फ नाम मात्र होगा, सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करेगा। यानी कि जापान का सम्राट नहीं करेगा, जबकि उसका प्रधानमंत्री और वहां की मंत्रिमंडल द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी जापान में किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। भारत की तरह ही वह धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सारे जाति या धर्म के लोग वहां पर जाकर निवास कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ किसी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। सारे धर्मों के लोग वहां पर रह सकते हैं और अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, और अपने धर्म की भावनाओं के आधार पर पूजा पाठ कर सकते हैं, और अपनी धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के धर्म से संबंधित कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है।
यानी कि दोहरी प्रणाली का अंत और नागरिक शासन की सर्वोच्चता की बात करें तो मेईजी का जब संविधान था तब दोहरी प्रणाली के अंतर्गत सम्राट जो है वो सैनिक मामलों में सर्वोच्च युद्ध परिषद से और असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श लेता था। यानी कि युद्ध के मामलों में तो सम्राट सर्वोच्च युद्ध परिषद जो बनी हुई थी उससे सलाह लेता था और असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से सलाह लेता था। तो ये दोहरी प्रणाली थी जिसका अंत कर दिया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत 1930 के बाद सैनिक तत्व बहुत शक्तिशाली हो गए थे और नवीन संविधान के अंतर्गत दोहरी प्रणाली का अंत कर दिया और सारी शक्ति मंत्रिमंडल या नागरिक सत्ता को समर्पित कर दी। यानी कि दोहरी प्रणाली का जब मेईजी का शासन था तब यहाँ पर दोहरी प्रणाली को अपनाया गया था। यानी कि जब मेईजी का शासन था तब सम्राट है वो सैनिक मामलों में तो राय लेता था, युद्ध परिषद जो समिति बनी हुई थी वहां पर सैनिक मामलों की राय लेता था और सामान्य मामलों या असैनिक मामलों की राय देखे तो मंत्री परिषद से लेता था। तो इससे क्या होता था, सैनिक बहुत सारे शक्ति यानी सैनिक उन पर हावी हो जाते थे राय लेने के कारण। तो इस प्रणाली का अंत करके अब यहाँ पर सारी सलाह या सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास चली गई। यानी कि मंत्रियों द्वारा ही सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है या सारे शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। यहाँ पर दोहरी प्रणाली जो मेईजी के समय थी वो अब नहीं है कि सम्राट सैनिक मामलों में युद्ध वाले मंडल से सलाह लेता था और सामान्य या असैनिक मामलों में वह मंत्रिमंडल से सलाह लेता था, यानी दोहरी प्रणाली थी। वहां पर उनका अंत करके नागरिक शासन की सर्वोच्चता कर दी, यानी कि सारे अधिकार मंत्रिमंडल को दे दिए गए और वही उन व्यवस्थाओं को देखता है। युद्ध का परित्याग, जापान ने अपने संविधान में युद्ध का परित्याग कर दिया क्योंकि जापान युद्ध की परिणामों को अच्छी तरह से जानता है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी जो दो ऐसे देश है जहां पर अमेरिका ने अणु बम गिराए थे उसका असर आज भी यहाँ पर देखा जाता है। तो युद्ध का जो परिणाम है वो जापान अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने अपने संविधान में युद्ध का परित्याग किया, यानी युद्ध से दूर रहने की बात की है। यानी कि युद्ध कभी नहीं करने की बात की है, बिना किसी कारण से युद्ध में भाग लेने की बात नहीं करता है। तो युद्ध का जो परिणाम है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि वह इसको आज भी झेल रहा है, तब झेला था और आज भी वर्तमान में भी वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर उस अणु बम का असर है, यानी कि आज भी उस परिणाम को झेल रहा है। इसलिए इसने अपने संविधान में युद्ध के परित्याग की बात की है। आगे देखें तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से अर्थ है कि जापान का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 92 से लगा के 95 तक में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है, यहाँ पर उसी तरह से स्थानीय स्वशासन है। तो उनका चुनाव जनता द्वारा होगा और उन शक्तियों का प्रयोग, वे उनको जो शक्तियां दी गई है वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जिस तरह भारत में पंचायत और उनके चुनाव होते हैं और वहां से निर्वाचित लोग वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं, उसी प्रकार से जापान में भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अनुच्छेद 92 से लगा के 95 तक के अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन को बताया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।